इस सीरीज में हम लोग 2018 से ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? जाइलम होगा। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? पादप ऊतक से पूछा गया है। कहाँ से? पादप ऊतक से पूछा गया है। देखिए जो प्लांट टिश्यू है उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। उनको कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा आता है? विभज्य ऊतक आता है, ठीक। और दूसरा क्या आता है? अस्थायी ऊतक। देखिए अस्थायी ऊतक और विभज्य ऊतक में अंतर क्या है? देखिए ऐसे ऊतक जो हमेशा विभाजित होते रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? उसको विभज्य ऊतक बोला जाता है। और जो यही ऊतक अगर इसका विभाजन रुक जाता है तो कैसे ऊतक हो जाते हैं? अस्थायी ऊतक हो जाते हैं। देखिए विभज्य ऊतक को और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या बोला जाता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? परमानेंट टिश्यू। इसको क्या बोला जाता है? परमानेंट टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है उसको फर्दर तीन भागों में बांटा गया है। पहला आता है एपिकल विभज्योतक आ जाता है, ठीक है। दूसरा आता है इंटर कैलरी विभज्योतक आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है लेटरल। नेक्स्ट क्या आता है? लेटरल विभज्योतक आता है। इसी तरह जो परमानेंट टिश्यू होता है जिसको अस्थायी ऊतक भी बोला जाता है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन आता है? सरल अस्थायी ऊतक। कौन सा आता है? सरल अस्थायी ऊतक। इसको और क्या बोला जाता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। और एक आता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल अस्थायी ऊतक, ठीक है। जटिल अस्थायी ऊतक आता है, इसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। देखिए जो सरल अस्थायी ऊतक है उसको फिर तीन भागों में बांटा जाता है। पहला क्या आता है? पैरेन्काइमा। पहला पैरेन्काइमा आता है, ठीक। दूसरा आता है कोलेनकाइमा आता है। तीसरा क्या आता है? अस्क्लेरेनकाइमा आता है, ठीक। अब देखिए इसी तरह जो जटिल अस्थायी ऊतक होता है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है जाइलम। पहला क्या आता है? जाइलम आता है। दूसरा का क्या आता है? फ्लोएम आता है, ठीक है। देखिए विभज्योतक ऊतक को हम लोग समझते हैं। देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? देखिए जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वैसे टिश्यू होते हैं जो हमेशा विभाजित होते हैं। और अस्थायी ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिनका विभाजन रुक जाता है, जिनका विभाजन नहीं होता है, ठीक। देखिए एपिकल ऊतक, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक पौधा का एग्जाम्पल लेते हैं। ये जड़ हो गया, ठीक। यहाँ पर कोई पौधा है, यहाँ से तना निकला हुआ है, ठीक। यहाँ पर पत्ती लगा हुआ है। देखिए जो एपिकल ऊतक होता है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, वो हमेशा लंबाई में वृद्धि करता है। यहाँ किस में वृद्धि करता है? लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक। देखिए इसी तरह जो लैटरल होता है, लैटरल हमेशा किस में वृद्धि करता है? लैटरल तने की चौड़ाई में वृद्धि करता है। अगर यहाँ से यहाँ तक वृद्धि हो रहा है तो किस ऊतक कारण हो रहा है? ये हो रहा है लैटरल ऊतक के कारण। ये क्या करता है? चौड़ाई में वृद्धि करता है। देखिए जो इंटर कैलरी ऊतक होता है वो हमेशा जहाँ से टहनी निकलता है, मान लीजिए यहाँ से टहनी निकला तो ये कौन से ऊतक से उत्तरदायी होगा? ये होगा इंटर कैलरी ऊतक से। इसी तरह देखिए पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में आता है। देखिए जो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा होते हैं ये दोनों जीवित कोशिका होते हैं। दोनों क्या होता है? जीवित कोशिका होता है, ठीक है। और अस्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? मृत कोशिका होता है। अस्क्लेरेनकाइमा कैसा होता है? मृत कोशिका होता है, ठीक। मृत कोशिका होता है। जाइलम का काम क्या होता है? देखिए जो जाइलम का काम होता है वो जल का परिवहन करता है। जल का क्या करता है? परिवहन करता है पौधे के विभिन्न भाग तक। उसी तरह फ्लोएम क्या करते हैं? देखिए जो फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थों का, ठीक, खाद्य पदार्थों का क्या करता है? संचरण करता है पौधे के विभिन्न भागों में, ठीक। इसी तरह पैरेन्काइमा क्या करता है? देखिए अगर पैरेन्काइमा के बारे में विशिष्ट लक्षण पूछें तो पैरेन्काइमा क्या करता है? देखिए पैरेन्काइमा जो रहता है यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। पैरेन्काइमा क्या करता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कोलेनकाइमा क्या करता है? कोलेनकाइमा पौधे को लचीलापन बनाता है। कोलेनकाइमा क्या बनाता है? पौधे को लचीलापन बनाता है। ये लचीलापन बनाने का काम आता है, ठीक है। और जो अस्क्लेरेनकाइमा है
वो पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है, पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए उत्तक से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, एक तो क्वेश्चन और आता है कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए परमानेंट टिश्यू में कौन कौन आता है, परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, पहला सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। क्वेश्चन क्या है, इसमें सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो देखिए सरल अस्थायी ऊतक कौन सा नहीं है, जाइलम और फ्लोएम नहीं आता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 123 नंबर, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। देखिए क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, मोसले। और परमाणु संख्या के आधार पर कौन सा आवर्त सारणी वर्गीकृत है। देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया कौन था, मोसले ने बनाए थे। देखिए अगर क्वेश्चन पूछे डोबेराइनर के बारे में, तो डोबेराइनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये दिया था त्रिक सिद्धांत। ये कौन सा सिद्धांत दिए थे, त्रिक सिद्धांत दिए थे। ठीक है, न्यूलैंड्स का कौन सा नियम है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। तथा मेंडलीव को क्या कहा जाता है, जो मेंडलीव है आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेंडलीव को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो युवा अवस्था में लड़कों के समय में होने वाले बदलाव में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है या झुकता है। देखिए जब भी कभी प्रकाश अगर विरल माध्यम से, ठीक, विरल माध्यम से सघन माध्यम में यात्रा करता है तो हमेशा क्या होता है, मान लीजिए विरल माध्यम में अगर यहाँ से प्रकाश आया और सघन माध्यम में जाता है तो हमेशा थोड़ा झुक जाता है। क्या होता है, हमेशा झुक जाता है और इसका स्पीड कम हो जाता है। आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर दो ठो जगह है। ठीक, यहाँ पर एक जगह है जो बहुत खाली है। ठीक है, बहुत क्या है, खाली है। एक जगह यहाँ पर जो बहुत ही भरा हुआ है जिसको सघन बोला जाता है। सघन का मतलब क्या होता है, डेंस एरिया होता है, जो मतलब पूरा पैक हो। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति है, उसको तो खाली स्थान मिला था तो वो आसानी से चल जा सकता था। लेकिन वही अगर भीड़ भाड़ इलाका में जुटेगा तो क्या होगा, उसका चाल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और ऑटोमेटिक कम होकर किधर आएगा, थोड़ा इधर मुड़ जाएगा। ठीक, ऐसा तो नहीं है कि खाली मिलेगा तो उधर भाग जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 125 का ये होगा, समान की ओर और धीमा हो जाता है। देखिए जब प्रकाश किरण, देखिए पानी यहाँ पर क्या हो गया, जो पानी हो गया यहाँ पर विरल माध्यम हो गया, पानी क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। और जो ग्लास हो गया वो कैसा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। सघन मतलब क्या होता है, देखिए सघन का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला इलाका। ठीक, और विरल का मतलब क्या होता है, विरल का मतलब होता है थोड़ा कम भीड़ भाड़ वाला इलाका। तो देखिए आप खुद सोच के देखिए, जब भी कोई व्यक्ति खाली स्थान से भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा, उसका स्पीड हमेशा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और वो क्या होगा, थोड़ा धीमा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर। देखिए किस वैज्ञानिक ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, मेंडल होगा। आनुवंशिकता के जनक कौन है, मेंडल है। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मेंडल ने किस पौधे पर सबसे पहले प्रयोग किया था। तो क्या होगा इसका आंसर, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है। ठीक, देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो ग्रेगर मेंडल थे वो मटर के कितने लक्षण को लिए थे। इसका सही आंसर क्या होगा, 7 विपरीत लक्षण को लिए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल क्या प्रदान करता है, उसमें तेजी किसके कारण होता है। देखिए 127 का आंसर क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर। देखिए हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे। देखिए जब हम लोग तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण कर सकते हैं तो ये हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 129 नंबर, एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें एनिलिडा वर्ग से कौन कौन संबंधित है, केंचुआ एनिलिडा वर्ग से संबंधित है।
नेरिस भी एनेलिडा वर्ग से संबंधित है और जोक भी एनेलिडा वंश से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका एस्केरिस हो जाएगा। ठीक, देखिए एस्केरिस को और क्या बोला जाता है, जो एस्केरिस है उसको राउंड वर्म बोला जाता है। एस्केरिस को क्या बोला जाता है, राउंड वर्म बोला जाता है। राउंड वर्म यानी कि गोल कृमि, इसको क्या बोला जाता है, गोल कृमि। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जो एस्केरिस है वो किस संघ से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो एस्केरिस है वो निमेटेडा से संबंधित है। निमेटेडा, निमेटेडा वंश से, निमेटेडा संघ से संबंधित है। देखिए निमेटेडा संघ को और क्या बोला जाता है, तो देखिए निमेटेडा संघ को और एस्केले हेमेंथिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस्केले हेलमिंथिस, एस्केले हेलमिंथिस बोला जाता है। ठीक है, देखिए एस्केरिस को क्या बोला जाता है, एस्केरिस को राउंड वर्म बोला जाता है। एस्केरिस किस संघ से आता है, निमेटेडा संघ से आता है। ठीक, और निमेटेडा संघ को और क्या बोला जाता है, एस्केले हेलमिंथिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर। देखिए दो फोकस दूरी वाले लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, ठीक, बाईफोकल लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 130 का सही आंसर होगा सी, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, देखिए मायोपिया को क्या बोला जाता है, मायोपिया को बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को क्या बोला जाता है, निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। ठीक है, और हाइपरमेट्रियो को क्या बोला जाता है, हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोला जाता है, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किस बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है, किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जरा दृष्टि दोष। किसके लिए किया जाता है, जरा दृष्टि दोष। देखिए जरा दृष्टि दोष क्यों होता है, देखिए जब जरा दृष्टि दोष आंख में आप लोग पढ़ेगा तो वहां पर होता है सिलियरी कोशिकाएं, सिलियरी कोशिकाएं, उन्हीं की समंजन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, ना तो व्यक्ति को नज़दीक की चीज़ दिखाई देता है और ना ही दूर की चीज़ दिखाई देता है। इसलिए उसमें दोनों ऐसा चश्मा का प्रयोग किया जाता है जिसमें दोनों लेंस लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये पूछता है कि जो बाईफोकल लेंस है इसका आविष्कारक कौन थे। देखिए बाईफोकल लेंस का आविष्कार कौन किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, देखिए जो बाईफोकल लेंस वाला चश्मा होता है वो किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर एक चश्मा हो गया, ठीक, तो देखिए इसमें दोनों लेंस रहता है, इसमें कौन सा रहता है, दोनों लेंस रहता है। ठीक, देखिए नीचे में कौन सा रहता है, नीचे में रहता है उत्तल लेंस, नीचे में कौन सा रहता है, उत्तल लेंस रहता है। और ऊपर में कौन सा रहता है, अवतल लेंस, ऊपर में कौन सा रहता है, अवतल लेंस रहता है। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। और उसी तरह जो अवतल लेंस होता है वो किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, ये होता है निकट, निकट दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है। और दूर दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है, हाइपर मेट्रोपिया बोला जाता है। ठीक है, देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, देखिए दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। ठीक है, साफ दिखाई देती है। और नज़दीक का साफ नहीं दिखाई देता है, नज़दीक का साफ नहीं दिखाई देता है। ठीक, उसी तरह निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट का तो दिखाई देता है, निकट का तो साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर का थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। इसलिए जो नीचे वाला होता है वो किसके लिए होता है, नज़दीक देखने के लिए होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए बाईफोकल लेंस का आविष्कार कौन किया था, बाईफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक, इसका उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है। ठीक है, और इस तरह का जो चश्मा होता है इसमें कितने लेंस लगे रहते हैं, दो लेंस लगे रहते हैं। ठीक, नीचे कौन सा लेंस रहता है, नीचे उत्तल लेंस रहता है, ऊपर कौन सा रहता है, अवतल लेंस रहता है। अवतल लेंस किसके लिए होता है, अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को देखने के लिए रहता है। ठीक, अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। और जो उत्तल लेंस रहता है वो नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए होता है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। फांसी FSSI की पहल क्या है जो जैव डीजल के
लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण करने में सक्षम करेगी। देखिए 131 का सही आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक, देखिए फांसी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। स्टैंडर्ड अथॉरिटी होता है, ठीक है, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? तो पारा का अयस्क कौन सा है? सिनेबार। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HgS होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 133 नंबर। देखिए जब वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा होता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है और वस्तु स्थिर है, तो किसके कारण स्थिर है? यहाँ पर कोई ना कोई वस्तु भार काम कर रहा होगा। ठीक, भार कौन सा? mg काम कर रहा होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भार होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? 134 देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना है? लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? देखिए जो लोकसभा का मैक्सिमम सीट है, अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552 है। ठीक, 552 है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सीट हैं, लोकसभा के कितने सीट हैं? देखिए वर्तमान में लोकसभा कितने सीट हैं? 545 है। ठीक, और 545 का विभाजन किस तरह से हुआ है? 543 प्लस 2। ठीक है, 543 प्लस 2, दो कौन सा आते हैं? दो मनोनीत किए जाते हैं, दो मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। और मनोनीत होने वाले व्यक्ति कौन सा होते हैं? आंग्ल भारतीय होते हैं। कौन सा होते हैं? आंग्ल भारतीय होते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो लोकसभा में दो व्यक्ति मनोनीत होते हैं आंग्ल भारतीय, किस अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं? 331 अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, देखिए अब 543 जो है इसमें भी डिवीजन है। 543 में कैसे डिवीजन है? यहाँ पे 530 प्लस 13। ठीक है, देखिए जो 530 है वो कहाँ से आते हैं? 530 आते हैं राज्यों से, राज्यों से चुन कर आते हैं। ठीक, 530 कहाँ से चुन कर आते हैं? राज्यों से चुन कर आते हैं। और जो 13 हैं वो कहाँ से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश लाते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था? लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा का अधिकतम अगर संख्या पूछता है तो 552 हो गया। वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? 500। वर्तमान में कितना है? 545 हुआ। ठीक, कितने सीटों पर निर्वाचित होते हैं? तो देखिए चुनाव होता है 543 सीट के लिए। ठीक, और 2 ठो क्या होता है? मनोनीत होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत। अब देखिए 543 में अगर पूछे कि कितने राज्यों द्वारा आते हैं, तो देखिए जो 530 को सांसद होते हैं वो कहाँ से आते हैं? राज्यों से चुनकर आते हैं। और 13 कहाँ से चुनकर आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं चुनकर। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। देखिए क्यों होगा? क्योंकि एल्युमिनियम भी धातु है, सिल्वर भी धातु है, गोल्ड भी, सब क्या है? सब धातु है। सब क्या है? धातु है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? गैस है, गैस और अधातु है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की है? इसका सही आंसर क्या होगा? इस्कॉन। जो महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज है उसकी स्थापना कौन किया है? इस्कॉन ने किया है। 137 नंबर देखते हैं। देखिए ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो 137 का आंसर होगा, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? 1 किलोवाट घंटा। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है। देखिए 1 किलोवाट मतलब कहने क्या मतलब हुआ? किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है? 1000। ठीक, और घंटा का मतलब क्या होता है? 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड, तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा? 36 डबल 0 और 3 0 यहाँ। इसको लिखा कैसे जाता है? 3.6 गुने 10 का पावर 6। ठीक, और जो ये होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है 1 यूनिट। इसको और क्या बोला जाता है? 1 यूनिट बोला जाता है। 1 किलोवाट घंटा को और क्या बोला जाता है? 1 यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा के व्यवसाय की इकाई क्या है? 1 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 138 नंबर। देखिए किस भाग में पौधे के बीज में एक खाद्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है? ठीक, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है पौधे के बीज में? देखिए हम लोग पौधे का बीज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि एक तो पौधा का बीज हो गया। ठीक, जब ये अंकुरित होता है तो कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है? देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक,
इस टाइप का होगा। देखिए जो यहाँ से टॉप वाला रूट है, ऊपर वाला रूट, ये आगे चलकर क्या बनाता है, इसको बोला जाता है प्रांकुर। ये आगे चलकर क्या बनाता है, प्ररोह बनाता है। प्ररोह मतलब होता है तना। ये आगे चलकर क्या बनाता है, तना में विकसित होता है। और देखिए जो नीचे वाला भाग होता है, नीचे वाला भाग, इसको बोला जाता है मूलांकुर। इसको क्या बोला जाता है, मूलांकुर बोला जाता है। और ये आगे विकसित होकर क्या बनाता है, ये आगे विकसित होकर जड़ बनाता है। आगे विकसित होकर क्या बनाता है, ये जड़ का निर्माण करता है। ये आगे विकसित होकर किसका निर्माण करेगा, जड़ का निर्माण करेगा। और देखिए जो ये है, ये दोनों, इसको क्या बोला जाता है, बीजपत्र। इसको क्या बोला जाता है, बीजपत्र बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पौधे के बीच में एक खाद्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बीजपत्र। जो बीजपत्र होता है वो खाद्य संग्रह का काम करता है। बीजपत्र क्या करता है, खाद्य संग्रह का कार्य करता है। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसके कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, 139 का सही आंसर होगा लिग्निन। ठीक, लिग्निन होगा। स्क्लेरेन्काइमा कैसी कोशिका है, तो ये होता है सरल अस्थायी ऊतक होता है। सरल अस्थायी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, देखिए स्क्लेरेन्काइमा कैसे ऊतक है, स्क्लेरेन्काइमा मृत ऊतक है। स्क्लेरेन्काइमा कैसे ऊतक है, मृत ऊतक है। इसका काम क्या रहता है, पौधे को मजबूती, पौधे को सुरक्षा प्रदान करना, पौधे को सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पकलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। देखिए 140 का सही आंसर होगा 140 का सही आंसर होगा असम। पकलाड़िया बांध कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। असम की राजधानी कहाँ है, असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक, असम का राज्यपाल कौन है, असम का अगर राज्यपाल पूछे तो वर्तमान में असम का राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी है। और असम का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री, तो असम का मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 ईस्ट रिज जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है। 141 का सही आंसर होगा हिंद महासागर। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर के एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो 16 गुने 2 बराबर 32 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सहसंयोजक अणु, देखिए सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। देखिए जब दो परमाणु, देखिए सहसंयोजक मतलब क्या होता है, साझा करके। ठीक, सहसंयोजक मतलब क्या होता है, साझा करके। देखिए जब दो परमाणु अपना अष्टक इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनों क्या बनाते हैं, साझा से बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, साझा से बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सहसंयोजक बंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सहसंयोजक बंध बोला जाता है। देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 होगा। देखिए इसको और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको और 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2 होगा, 3 यहाँ पे, एक ठो यहाँ पे हो जाएगा, एक ठो यहाँ पे हो जाएगा और एक ठो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को अपना सेल भरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से तो हाइड्रोजन का 2 हो जा रहा है। ठीक, यहाँ से भी हाइड्रोजन का 2 हो जा रहा है, यहाँ से भी हाइड्रोजन का 2 हो रहा है, और नाइट्रोजन के यहाँ से 8 हो जा रहा है। ये तो सहसंयोजक बंध का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2, 4 और 6 होता है। ठीक, 2, 2, 4, 2, 6, एक तो यहाँ पर लिख देते हैं, एक तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, तो देखिए हाइड्रोजन इसका तो ये 8 को पूरा हो जाएगा, इससे 8 को पूरा हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन 1 दे देगा और ये हाइड्रोजन 1 दे देगा। इसी तरह हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ से ले लेगा और एक ये यहाँ से ले लेगा, तो ये भी साझा करके बनाता है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, ये भी सहसंयोजक अणु होगा। इसी तरह से कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड में देखते हैं। देखिए कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 6 होता है, 2 और 4। ठीक, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो देखिए और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 17। ठीक है, देखिए 2, 8, 8, 2, 10, 7। ठीक, इसको और कितना चाहिए, अगर कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका अष्टक भी पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कार्बन का कितना है, 4 है, कार्बन का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। और क्लोरीन कितना लास्ट में 7 है,
तो देखिए 7 1 8 ये बना लेगा, ठीक, 7 1 8 ये बना लेगा, 7 1 8 और ये बना लेगा, 7 1 8 ये भी बना लेगा, और ये सब मिलकर क्या बना लेंगे, ये भी स्टेप पूरा कर लेंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पर होता है सी में, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए जो CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 20, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, ठीक। देखिए अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 8 2 होगा, और इसका क्या होगा 2 और 6 होगा, ठीक। तो देखिए कैल्शियम में कितना है 2 है, और ऑक्सीजन में कितना है 6, 2 2 4 2 6। देखिए ये अपना स्टक पूरा कब करेगा, अगर ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, ठीक, अगर ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है तो इसका भी स्टक पूरा हो जाएगा, इसका स्टक पूरा हो जाता है, ठीक। और ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन को दे देता है तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी स्टक पूरा हो जाएगा। तो ये किसका उदाहरण है, ये होता है आयनिक बंध का उदाहरण होता है। ये किसका उदाहरण होता है, आयनिक बंध का उदाहरण होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Ca2+ और O2-। देखिए प्लस क्यों लिखा गया, क्योंकि यह दान कर रहा है, और दान जो करता है उसको प्लस लिखा जाता है, और यह ग्रहण कर रहा है और ग्रहण करने वालों का लिखा जाता है माइनस लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 144 नंबर, 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है, ठीक। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूट। देखिए 144 का सही आंसर क्या होगा, ब्यूटेन होगा, सही। देखिए ये होता कैसे है, देखिए पहला क्या होता है, मीथ होता है, ठीक, कार्बन की संख्या कितना है 1 होता है, दूसरा का होता है ईथ होता है, तीसरा का प्रोप, चौथा ब्यूट, पांचवा पेंट होता है, छठवां हेक्स होता है, अगर 7 कार्बन रहे तो हेप्ट होता है, अगर 8 रहे तो ऑक्ट होता है, क्या होता है ऑक्ट होता है, 9 रहे तो नॉन होता है, और इसी तरह अगर 10 रहे तो क्या होता है डेक होता है। देखिए अगर यहाँ पर देखिए मीथेन करने का मतलब क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या कितना होगा 1 होगा, इथेन में कितना होगा 2 होगा, प्रोपेन में कितना होगा 3 होगा, ब्यूट में कितना होगा 4 होगा, पेंट में कितना होगा 5 होगा, हेक्स में 6 होगा, हेप्ट में 7 होगा, ऑक्ट में 8 होगा, नॉन में 9 होगा, और डेक में 10 होगा। देखिए ये क्या लगता है, ये होता है उपसर्ग होता है, ठीक, आगे लगने वाला। अगर जैसे कि एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन का समूह होता है एल्केन, ठीक, इसका समूह कौन सा होता है एल्केन। अगर हमको एल्केन का नाम ज्ञात करना है तो इसके लास्ट में सिंपल क्या जुड़ जाएगा, एन जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटन, ठीक। तो ये 10 तक आपको कम से कम याद करना है, ये 10 तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 145 नंबर, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, किसके लिए मिलाता है। देखिए 145 का सही आंसर होगा ए, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए दूध वाला क्या मिलाता है, उसमें बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें कौन सा ऊर्जा होगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि भूमि पर गिराने के बाद वो वस्तु स्थिर हो जाती है तो कौन सा ऊर्जा होगा, उस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147 नंबर, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी राजा गोपालचारी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, सी राजा गोपालचारी। राजा गोपालचारी के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जो राजा गोपालचारी थे वो स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे किसके, स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक। राजा गोपालचारी को और क्या बोला जाता है, इनको उपनाम राजा जी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके रोका जाता है, किसके लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया। देखिए 149 का सही आंसर होगा ये 1510 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था, ठीक। देखिए गोवा की राजधानी भी वर्तमान में कहाँ है, गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी है। गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी है।
गोवा के सीएम कौन है? गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के सीएम कौन है अभी? प्रमोद सावंत है। अगर गोवा का राज्यपाल पूछे तो राज्यपाल कौन है गोवा का? यहाँ का राज्यपाल देखिए, गोवा का राज्यपाल है भगवत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उस एथलीट्स प्रतियोगिता का नाम बताएं जिनमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट्स के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था। इसका सही आंसर क्या होगा? 150 का सही आंसर होगा बी, गोला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश का प्रकिरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 152 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? इसका सही आंसर होगा निर्भया होगा। नाग क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? देखिए, दूसरे आवर्त में पहले ये आपको पता करना चाहिए कि दूसरे आवर्त में ऐसा कौन सा तत्व है जिसका श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, और कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2-4 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी, 2-4। 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 240 वोल्ट और 0.6 एम्पियर धारा वाला एक विद्युत बल्ब की पावर क्या होगी? तो देखिए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर बराबर होता है V इंटू आई होता है। ठीक, पावर पूछ रहा है, V दिया हुआ है 240 वोल्ट दिया हुआ है, आई कितना है? 0.6 ओम दिया हुआ है, एम्पियर दिया हुआ है। गुना करने पर आंसर क्या होगा? 144 वाट। क्या आएगा? 144 वाट। ऑप्शन नंबर सी। आपको यह फॉर्मूला याद रखना होगा। पावर बराबर क्या होता है? वोल्टेज इंटू धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उचित विकल्प का चयन करें। देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000 होता है। ठीक, और आवर का मतलब क्या होता है? 3600 होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3600 इंटू 1000। तो देखिए, किस में ऑप्शन मिल रहा है? 155 का। 155 का आंसर होगा बी। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10,000, 36 लाख जूल होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? 36 लाख जूल। इसको और क्या बोला जाता है? इसको 1 यूनिट बोला जाता है। इसको 1 यूनिट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलियन आवर्त होते हैं। मिलियन आवर्त कौन सा होता है? इसका सही आंसर होगा डी, एम, टीएम और एचएम को मिलियन आवर्त बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 157 नंबर। बलेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा पोलैंड। बलेडा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? पोलैंड में स्थित है। देखिए, 158 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। देखिए, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 159 नंबर। देखिए, रेगिस्तानी पौधों की त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ कौन सी है? देखिए, रेगिस्तानी पौधों में जो बात त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ पाई जाती है वो कौन सी होती है? क्यूटिन होता है। ठीक, क्वेश्चन ये भी पूछता है, जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, जो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है जेरोफाइट। क्या बोला जाता है? जेरोफाइट बोला जाता है। रेगिस्तानी पौधों क्या बोला जाता है? जेरोफाइट बोला जाता है। जेरोफाइट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, इसके लिखने का मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया? तत्व का प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक, तत्व का प्रतीक चिन्ह हो गया। ठीक है, देखिए, इसको किस तरह से लिखा जाता है? ऊपर क्या रहता है? द्रव्यमान संख्या रहता है। ऊपर क्या रहता है? द्रव्यमान संख्या रहता है। नीचे क्या रहता है? प्रोटॉनों की संख्या। नीचे क्या रहता है? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या किससे दर्शाया जाता है? इसको जेड से दर्शाया जाता है और इसको ए से दर्शाया जाता है। ठीक, देखिए, प्रोटॉनों की संख्या को और क्या बोला जाता है? प्रोटॉनों की जो संख्या होता है वो परमाणु संख्या को निरूपित करता है। ठीक, तो देखिए, यहाँ पर कार्बन लिखा हुआ है, सी लिखा है 6 और यहाँ पर 12, तो 12 क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो गया। 12 क्या हो जाएगा? कार्बन का द्रव्यमान हो जाएगा। और 6 क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या। क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है? तो देखिए, ए बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। ए बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या यानी कि जेड प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, एन होता है। देखिए, द्रव्यमान संख्या कितना है? द्रव्यमान संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 12 हो गया। ऊपर वाला कौन सा है? द्रव्यमान संख्या 12 दिया है।
प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 6 है, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 12 - 6 बराबर 6। तो 160 का सही आंसर क्या होगा, देखिए इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। ठीक, देखिए फल का ऑप्शन में क्या है, 12 न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये नहीं है। इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। देखिए प्रोटॉन तो 6 गो है लेकिन 12 गो न्यूट्रॉन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।